अब एक विषय जिसकी चर्चा मैं करूंगा वो है किसानों की फसल और किसानों का व्यवहार, उनकी आय को बढ़ाना। इसके लिए नए नए जो कार्यक्रम आ रहे हैं, नए ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं। उसमें 2 ऑर्डिनेंस की बहुत बड़ी चर्चा अब सारे देश भर में है, क्योंकि हमें पता है कि ये हम किस लिए कर रहे हैं। ये किसान के इंटरेस्ट में कर रहे हैं, किसान के भले के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान का जिस प्रकार का जो लेवल है हमारा, उसको बहकाने के लिए कुछ लोग बहका देते हैं, तो बहकावे में शुरू में थोड़ी देर को आ ही जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब लाभ मिलता है तब उनको लगता है कि ये तो चीज़ ही कुछ और थी। जैसे इस बार कोविड में मंडियों का हमने इस प्रकार से एक खरीद केंद्रों की जो संख्या बढ़ाई, गेहूं के 450 खरीद केंद्र थे, हमने 1800 किए। सरसों के 100 के लगभग थे तो हमने 250 किए। पेमेंट सीधी किसान के खाते में कैसे जाए, थोड़ा आड़तियों के साथ बातचीत भी करनी पड़ी, कुछ उनकी नाराज़गी भी उठानी पड़ी, बैंकों से बात करनी पड़ी। थोड़ा पेमेंट में जहां 3 दिन में 4 दिन में मिल जानी चाहिए पेमेंट, उसमें 10-10, 12-12 दिन भी लगे, क्योंकि पहली बार का प्रोसेस था। उन सब अड़चनों को दूर किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफर सब हो रहे थे। लेकिन आज किसान प्रसन्न है कि कभी उसने लाखों रुपया फसल बिकते ही अपने खाते में नहीं देखे थे। जो कुछ जाता था वो आड़ती के खाते में जाता था, उसको ये नहीं पता होता था मैंने कितने पैसे पहले के देने हैं, कितने मेरे कट जाएंगे, कितना उसके ऊपर ब्याज कट जाएगा, और कितना आगे के लिए भी मेरा पैसा वहाँ रख लिया जाएगा, भी आगे तुझे जब जरूरत पड़ेगी तो धीरे धीरे लेते रहना। दिखाया तो ये जाता था ये सब किसान की मर्जी से, लेकिन हमको पता है कि वो किसान की मर्जी से नहीं होता था, उसका तो एक दबाव होता था। उसमें से बहुत बड़ा एक जो अंश है उसके उत्पाद का, वो उसमें निकल जाता था। अब चूंकि किसान की आय डबल करनी है तो कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। उन व्यवस्थाओं को बदलने में जैसे अभी 2 जो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, उसमें एक ऑर्डिनेंस है कि जो मूल्य आश्वासन और किसी सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020, इसको जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था उसी के अनुसार एक, क्योंकि पहले वो एक्ट मॉडल जो भेजा गया था प्रदेशों को भेजा गया था कि प्रदेश इसको अपने हिसाब से एक्ट को लागू करें, लेकिन प्रदेशों में हमको पता है कि एक किसान राजनीति चलती है, और उस किसान राजनीति में उसका लाभ होना है कि नुकसान होना है। कुछ ऐसे संगठन बने हुए हैं जो उनका विरोध वहाँ पर करना शुरू करते हैं। किसान राजनीति अपने प्रदेश, अपने देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग टाइप से उसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन सारे देश में एक जैसी व्यवस्था जब तक नहीं बनेगी तब तक उसका होना संभव नहीं है। कुछ प्रदेशों ने अपनी ओर से कंसेंट भेजी कि हाँ इसको लागू कर देते हैं, कुछ प्रदेशों ने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कठिनाई आएगी, किसी ने कहा आज लागू करेंगे, किसी ने कहा 6 महीने बाद लागू करेंगे, किसी ने कहा 2 साल बाद लागू करेंगे। ऐसी कमिटमेंट्स आई। तब केंद्र ने विचार किया कि नहीं, ये जो विषय है क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में है, इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। तो केंद्र ने उस अध्यादेश को ला करके सारे देश भर में एक जैसे एक ही समय पर सारी चीज़ें लागू होंगी, तब इसका लाभ हो जाएगा। तो इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से किसान को एक पारदर्शी तरीके से अपनी खेती करना, खेती की लागत और खेती में वो उत्पाद किस प्रकार से वो बिकेगा, उसका खरीदार, वो खरीदार की कीमत और लाभकारी मूल्य वो क्या देगा। तो ऐसे सारे, चाहे वो व्यापारी हैं और चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, चाहे एग्रो इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ वो खुले रूप से यानी उस जमीन को, उस अपने उत्पाद को वो बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक उसके ऊपर क्या लागू था कि वो केवल मंडी जो निर्धारित है, जो उसका एरिया तय है, उस एरिया के अंदर ही आकर के बेचेगा। लेकिन अब उसको छूट दे दी गई है कि किसी के साथ भी वो करार कर सकता है बेचने का, और फसल बोने से पहले भी कर सकता है, और न केवल फिजिकली आके कर सकता है, ई एग्रीमेंट भी कर सकता है। कहीं का व्यक्ति खरीदार और कहीं के किसान से कर सकता है।
और किसान भी सामूहिक रूप से, एक किसान अगर नहीं भी कर पाता, छोटे किसान हैं, तो किसानों का समूह बना करके, एफपीओ बना करके, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, वो सब मिल करके 10-20 फार्मर मिल करके भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और उसको वहीं वो खरीदार जो है उसके घर से आकर के ले जाएगा। उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उससे बचती है। हाँ, इसमें से जो फसल है उस फसल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो जगह जगह इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि जो उस फसल की क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये करेंगे और उस क्वालिटी सर्टिफिकेशन के आधार के ऊपर उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाएगा, तो कोई भी उस क्वालिटी का जो माल है वो किसी भी भाव से खरीद सकता है, कोई उसका फिक्स रेट नहीं रहेगा। विषय आया जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है और अभी भी किसानों के अंदर उस बात को हवा दी जा रही है कि इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो एग्रीमेंट होंगे वो एमएसपी या इससे ऊपर होंगे, एमएसपी जारी रहेगा। अगर किसी फसल का कोई खरीदार नहीं आता है, जो 17 फसलों के एमएसपी लागू किए हुए हैं, उस एमएसपी पर मंडी में तो खरीद होगी ही होगी, मंडियां रहेंगी, मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन अभी तो हर एक किसान की मजबूरी है कि केवल मंडी में ही ले जा सकता है और मंडी का जो आड़ती है केवल वही लाइसेंसधारी है, वही उसी के माध्यम से चीज बेची जाएगी। अब किसान कहीं भी बेच सकता है, वो अंतर्राज्यीय बाजार में बेच सकता है, वो अपने प्रदेश में बेच सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है, यानी उसके ऊपर ये बंधन भी अब खत्म हो गए हैं। तो अगर उसको लाभ ज्यादा मिलता है एमएसपी से भी, तो अपने घर बैठे कहीं भी वो बेच सकता है। और चूंकि अब अलग अलग प्रदेश में फसलें अलग अलग प्रकार से होती हैं, कोई फसल कहीं बहुलता हो गई तो वहां बहुलता वाले प्रदेश के अंदर तो खरीदार मिलते नहीं, घाटे में चीज चली जाएगी। कभी हमने एमएसपी में मानो लेट शुरू कर दिया खरीदना, तो उसके पहले, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि केवल उसी मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में लिमिटेड आड़ती होंगे, लिमिटेड खरीदार होंगे, उसकी फसल उस समय तक नहीं बिकती जब तक एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। अब वो बाहर जो है किसी भी जगह का व्यापारी उसकी चीज सारे देश भर का वो खरीद सकता है। ई नैम मार्केटिंग जो व्यवस्था की है, सब मार्केट्स को, मंडियों को इसके साथ जोड़ा जा रहा है। मंडियां तो आपस में ई नैम के माध्यम से करेंगी, लेकिन उसके बाहर भी एग्रीमेंट अपने आप भी ऑनलाइन कोई किसी प्रकार से कर सकता है। ये इसका मुख्य रूप से ई नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और इसमें एक जो एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट की धाराएं भी कुछ कम की जा रही हैं। पहले उसमें हर एक फसल के ऊपर यह था कि कोई व्यापारी इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, अब उसको भी छूट दी जा रही है, क्योंकि ओपन मार्केट में कोई भी खरीदता है, उसको लगता है कि फ्यूचर में इसका रेट महंगा होगा, तो उस महंगे रेट का अगर होर्डिंग वाले को फायदा होगा, तो किसान भी अगर स्टोर करता है, किसान को भी ये स्थिति बन सकती है कि वो अपना माल जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही खेत में अगर आज है तो कल उसने मंडी में लेके आना है। अगर किसान अपनी व्यवस्थाएं वेयर हाउसिंग के माध्यम से, क्योंकि बड़े लेवल पर वेयर हाउसिंग, बड़े लेवल पर कोल्ड स्टोरेज, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो कोल्ड स्टोरेज में भी स्टोर की जाएंगी, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी जो आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया गया है, उसमें 1 लाख करोड़ रुपया इन चीजों के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिजर्व रखा गया है। उस 1 लाख करोड़ रुपए में मानो यही आधुनिक प्रकार की कुछ मंडियां बनाई जा सकती हैं, वेयर हाउसिंग बनाए जा सकते हैं, ड्रायर यूनिट लगाए जा सकते हैं, और कृषि से संबंधित क्या क्या चीजें होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कौशल जी? इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्रोच भी होगी सर, अप्रोच रोड्स, मंडी भी होगी। मंडियां तो जैसे पहले हैं बनी हुई, लेकिन अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं है, वेयर हाउसिंग हमारे यहाँ बहुत कम है। कोई भी किसान वेयर हाउसिंग में अपना जाके सामान रख सकता है, जब चाहे साल भर में बेचेगा। उसके बदले में अगर उसको पैसे की आवश्यकता होगी तो वो उस सामान को बैंक के माध्यम से उसका एडवांस ये ले सकता था कि उसका पैसा उसको मिल जाए, एक पार्शल उसको पेमेंट हो जाए, उसका काम ना रुके। एक प्रकार से ये कहा जाए कि किसान को भी व्यापार करने की और आगे बढ़ाने के लिए सुनहरी अवसर है। किसान अपना व्यापार खुद अपनी प्रोडक्ट का ये करे, ये इसमें से इस मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के घरानों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण,
इसके नाम